चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आपको बता दूं, हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के नम्मा जो अध्याय चल रहा था उसमें प्रमुख शासक जो मुगल वंश के थे उसको हम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहे थे और लास्ट में हमने शाहजहां के संबंध में थोड़ा चर्चा किए थे और उसको लिखा नहीं पाए थे। अतः आज वही मुगलों का जो प्रमुख शासक थे उस जो पढ़ा रहे थे उसी में से शाहजहां को आज पढ़ना है। लिख लीजिए शाहजहां। एक बार सुन लीजिए शाहजहां के विषय में। हमने बताए थे, याद होगा आपको, कल यह 1627 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक शासन किया था और हमने ये भी बताए थे कि बहुत अच्छे शासक था, लेकिन इसके 4 गो बेटा थे जो थोड़ा सा, हम तो कहेंगे कुपातर ही, तो कुपातर निकल गया। चारों बेटा के भी नाम बताए थे, कल हमने बताए थे। एक का नाम था दारा, दूसरा का नाम था सूजा और तीसरा का नाम था औरंगजेब और चौथा का नाम था मुराद। और पिताजी जो शाहजहां जो शासक थे तो उन्होंने भी थोड़ा सा एक भूल किए थे कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन बेटा बनेगा, इसका कोई खास नियम कानून उन्होंने नहीं अंकित किए थे, जिसके कारण से उत्तराधिकारी के लिए इन चारों बेटा के बीच घमासान युद्ध हुआ लंबे समय तक। उसमें कह सकते हैं कि मुगलों वंश की नींव हिल गई थी और फिर अंत में जीत हुआ था औरंगजेब का। और औरंगजेब जब जीता तो अपने भाई यार को तो जो पनिशमेंट दिए, पिता को भी नहीं छोड़ा था। खुद शाहजहां को जेल में बंद कर दिए थे और जहां शाहजहां पीरा से, आपको बता दूं, 1566 ईस्वी में, सॉरी 1666 ईस्वी में कारावास में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। हम जब इस पर देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि गद्दी के आगे कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी का महत्व नहीं था। हमने भी बताए थे कि शाहजहां के समय में कलाकृति या स्थापत्य कला का काफी अधिक विकास हुआ था। उसके शासनकाल में बड़ी ही भव्य मंदिर, सॉरी भव्य इमारतें तैयार हुई थी और जिसका एक जीते जागता उदाहरण भी है। शायद मालूम होगा कि इन्होंने अपने प्रिय पत्नी मुमताज के याद में इन्होंने आगरा में ताजमहल बनाया है और ऐसा ताजमहल जो आज पूरी दुनिया का प्रेम का प्रतीक है। पूरी दुनिया में जो 7 आश्चर्यजनक चीज हैं उनमें से एक यह आगरा में बने हुए ताजमहल भी है। तो शायद आपने शाहजहां का शासन और शाहजहां के व्यक्तित्व को बहुत हद तक जान गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह 1627 से 1658 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा। इन्होंने दक्षिण भारत में मुगल सत्ता को फैलाने और मजबूत करने की कोशिश किया, जिसमें बहुत हद तक उसे सफलता मिली। पैराग्राफ चेंज। शाहजहां के उत्तराधिकारी बनने के लिए इसके चारों पुत्र कोष्ठ में दारा, सूजा, औरंगजेब और मुराद
कुष्ठभंग आपस में बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई और फिर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद खाना में डाल दिया और स्वयं बादशाह बन गया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु कैद खाना में ही हो गया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया, जो विश्व के आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। इस तरह से आपने मुगल वंश के जो एक प्रमुख शासक शाहजहां थे, उसके संबंध में आपने अच्छी तरह से समझ लिए और लिख भी लिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, फ्रांसीसी बनियर जो आए थे भारत, शाहजहां के पुत्र के इलाज, यही शाहजहां के पुत्र न थे? जी जी दारा जी जी यही है, इसी के दारा के इलाज के लिए आए थे फ्रांसिस बर्नियर। याद है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अगला और कोई? चलिए, तो लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी मुगल साम्राज्य के जो नेक्स्ट प्रमुख शासक थे वो हैं औरंगजेब, उसके संबंध में हम बताने और लिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसको आप लोग लिख लीजिए ऊपर में औरंगजेब, उसके बाद बताएंगे। एक बार इसके विषय में सुन लीजिए। औरंगजेब, औरंगजेब अर्थात अभी आपने देखे शाहजहां का कौन था बेटा, तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम प्रभावशाली शासक रहा है। इसी के शासनकाल में कहिए या इसके शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर तेजी से बढ़ गया है और जिसको रोक नहीं कोई पाया, अर्थात मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये लास्ट प्रभावशाली शासक है जो बहुत हद तक मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ करने का, सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास किया था। तो लिखिए, यह 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा। मुगल वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक औरंगजेब था। यह सैनिक प्रतिभा का धनी था, लेकिन उसके द्वारा अपनाए गए अनेक नीतियां साम्राज्य के लिए घातक साबित हुआ। यह असहिष्णुता की नीति अपनाई, इससे कई धार्मिक सामाजिक वर्ग इसके विरुद्ध संगठन बनाने लगा। इसके अलावा सिखों का विरोध अभी तक रुका नहीं था। इस तरह से औरंगजेब को अनेकों विरोध और युद्ध का सामना करना पड़ रहा था। जिसको औरंगजेब तो झेल लिए, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद विरोधी हावी हो गया।
जो मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर दी। इस तरह से मुगल साम्राज्य के जो औरंगजेब शासक थे उसके विषय में आपने पूरी तरह से समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो थोड़ा जल्दी में पूछ लीजिए, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। विघटन मतलब होता है किसी का विनाश हो जाना, नाश हो जाना। चलिए तो अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मुगल इतिवृत्त। एक बार सुन लीजिए, मुगल तो समझ चुके हैं कि मुगल एक वंश का नाम है जो भारत में काफी लंबे समय तक शासन किया। और इतिवृत्त का मतलब होता है बीती हुई इतिहास, बीती हुई कहानी को इतिवृत्त कहते हैं। मुगल इतिवृत्त का मतलब हुआ मुगल के जो बीती हुई कहानी, अर्थात मुगल शासकों के द्वारा किस तरह से शासन किया गया, कैसा शासन रहा, इसी इतिहास को, इसी कहानी को मुगल इतिवृत्त कहा जाता है। और मैं बताऊंगा कि कई ऐसे ग्रंथ हैं जो मुगल इतिवृत्त हमें बता रहे हैं, मुगल इतिवृत्त की जानकारी हमें दे रहे हैं। इस पॉइंट में हम लोग उस ग्रंथ का नाम जानेंगे। मैं एक दो ग्रंथ का नाम भी ले लूं, अकबरनामा, बादशाहनामा, ये सब सुने होंगे आप लोग, आलमगीरनामा, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं जिससे मुगल के इतिवृत्त के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अब ये मुगल इतिवृत्त जो है इसको थोड़ा सा लिख लीजिए तो 2 लाइन। इतिवृत्त का तात्पर्य बीती हुई घटना के संग्रह से है। मुगल कालीन शासक अपने शासन काल का इतिहास लिखवाने की प्रथा आरंभ की थी। इससे तैयार ग्रंथ को ही आधुनिक इतिहासकारक मुगल इतिवृत्त के नाम से पुकारते हैं। आधुनिक इतिहासकार मुगल इतिवृत्त के नाम से पुकारते हैं। के बाद थोड़ा सा आगे लिखिए। प्रमुख मुगल इतिवृत्त निम्नलिखित है। प्रमुख मुगल इतिवृत्त निम्नलिखित है, अर्थात इतिवृत्त तो बहुत है लेकिन प्रमुख जो है उसका नाम लिख दीजिए। एक में लिखिए अकबरनामा, दूसरा में लिखिए बादशाहनामा, और तीसरा में लिखिए आलमगीरनामा। ये 3 है जिसको हमने पढ़ाएंगे भी। वैसे एक तो इसमें पढ़ा भी दिए थे, अकबरनामा तो पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ाया भी थे। इन्हीं तीनों को हम पढ़ाएंगे। अच्छा, हमने जो इतिवृत्त बताया इसमें कहीं डाउट तो नहीं बुझा रहा आपको? अगर बुझाता है तो पर पूछ लीजिए, तो क्लियर कर लीजिए डाउट। इतिवृत्त समझ गए ना आप लोग? कंसेप्ट मिल गया, चूंकि बहुत बड़ी चीज है, बहुत जगह इतिवृत्त रहता है। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग पूर्ण रूप से इतिवृत्त को समझ गए और मुगल इतिवृत्त क्या है वो भी समझ गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय इशारा कर रहा है कि अब अगला पॉइंट नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत 30 सेकेंड समय है जिसमें हम अगले पॉइंट को नहीं बढ़ पाएंगे। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा।